हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग चैलेंजर्स में। आज मैं लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसके हम बात करेंगे। चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मैंने न्यूज़ डाली है, आप अच्छे से पढ़िए। देखिए हमारा प्रोफेशन बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, आप न्यूज़ को ज़रूर पढ़िए। सबसे पहले लिखा है, डॉक्टरों ने मेरी मौत की घोषणा की तैयारी कर ली थी। ये कहा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने। लेकिन आप येलो लाइन को पढ़िए, लेकिन मैं 2 हफ्ते की तकलीफ के बाद ठीक हो गया। यह अद्भुत नर्सिंग की वजह से संभव हुआ। उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। देखिए हमारा प्रोफेशन बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, इसलिए प्रोफेशन का अच्छे से इस्तेमाल करो। जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप अपनी सेवाएं दो और कंटिन्यूस पढ़ते भी रहो, क्योंकि प्रोफेशन है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। प्रोफेशन में हमेशा पढ़ाई होती है, तो आपको पढ़ना भी ज़रूरी है। ध्यान रखना, अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में ब्रेन है तो नर्स हॉस्पिटल की हार्ट होती है। अगर डॉक्टर तब तक काम करेगा जब तक हार्ट पंप करता रहेगा, मीन्स नर्स जब तक काम करेगी तब तक जो डॉक्टर है वो काम करता रहेगा। बट अगर हार्ट फेल हो गया तो ब्रेन फेल। समझ सकते हो क्या बताना चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने टॉपिक की, गैस्ट्रोएंटराइटिस। छोटा सा टॉपिक है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन। Gastroenteritis, it is inflammation of the GIT, involves both the stomach and intestine and resulting acute diarrhea। देखिए हमने इससे प्रीवियस जो वीडियो देखा था उसमें मैंने बताया था गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक। यहाँ पर गैस्ट्रोएंटराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ GIT इन्वॉल्व्स बोथ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। देखिए गैस्ट्रोएंटराइटिस के अंदर स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों के अंदर इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलेगा। उस कंडीशन को बोला जाता है गैस्ट्रोएंटराइटिस एंड रिजल्टिंग एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया इसका मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा गैस्ट्रोएंटराइटिस का। नेक्स्ट है ईटियोलॉजी। बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस स्पेसीज साल्मोनेला, ये कुछ बैक्टीरियाज है जो कोज करते हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस। नेक्स्ट है वायरस, रोटावायरस, एडिनोवायरस। आपने ये तो सुना ही होगा, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डायरिया इन इन्फेंट्स या चाइल्ड्स। तो इसका राइट आंसर था रोटावायरस। अगर बच्चों में पूछा जाता है मोस्ट कॉमन कोज तो आपको राइट आंसर करना है रोटावायरस। नेक्स्ट है पैरासाइट एंड प्रोटोजोआ इन्फेक्शन। देखिए जो गैस्ट्रोएंटराइटिस है वो मेनली इन्फेक्शन से ही होता है, चाहे बैक्टीरिया का हो, चाहे वायरस का हो, चाहे पैरासाइट या प्रोटोजोआ का हो। ये इन्फेक्शन से मेनली देखा जाता है। नेक्स्ट है कुछ अदर जो रिस्क फैक्टर है इनकी वजह से भी हो सकता है। मिल्क, एग, शुगर एंड सम एंटीबायोटिक्स। कुछ एंटीबायोटिक्स भी कोज कर सकती है गैस्ट्रोएंटराइटिस। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। इससे चलिए समझते हैं कैसे होता है, क्यों होता है। ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर। ईटियोलॉजिकल फैक्टर बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है या फिर प्रोटोजोआ हो सकता है। किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है, देन इंटेस्टाइनल फ्लोरा कैन बी डिस्ट्रॉयड। इंटेस्टाइन के अंदर जो फ्लोराज प्रेजेंट होते हैं उनका क्या होगा, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देन क्या होगा, पैथोजन रिलीज एंडोटॉक्सिन। जो पैथोजन एंटर हुए हैं वो क्या करेंगे, एंडोटॉक्सिन रिलीज करेंगे। एंडोटॉक्सिन जैसे रिलीज होगा देन क्या होगा, रिजल्टिंग इन एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन इंटेस्टाइन। देखिए इंटेस्टाइन के द्वारा कोई भी वाटर या इलेक्ट्रोलाइट सिक्रेट नहीं होते हैं। आप इस लाइन का मतलब ऐसे नया निकालिए कि इंटेस्टाइन के द्वारा सिक्रेट हो रहे हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर इस लाइन का मतलब है आपने जैसे कोई फूड लिया है उसमें कुछ जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आपने लिए हैं उनका एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन नहीं होगा। इस लाइन का मतलब ये है, एक्सेसिव यानी ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन प्रोसेस डिस्टर्ब इन इंटेस्टाइन। यानी आपने इंटेस्टाइन के अंदर जो भी
फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स या फूड वगैरह आया है उनका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है एक्सेसिव सोडियम एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन इन इंटेस्टाइन। जब उसका जो एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन हो ही नहीं रहा है तो जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, जो सोडियम का एक्सेसिव अमाउंट है वो और वाटर का अमाउंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा इंटेस्टाइन के अंदर। अगर वाटर या सोडियम इनका अमाउंट ज़्यादा होता है इंटेस्टाइन के अंदर तो सीधी सी बात है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो भी बढ़ जाएंगे। अगर खाली इंटेस्टाइन होंगी तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत कम देखने को मिलेंगे। अगर उसके अंदर फूड पार्टिकल या फिर कोई भी लिक्विड मटेरियल चला जाता है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज़्यादा होते हैं, जिनसे क्या होगा एक्यूट डायरियल कंडीशन होगी। इसी कंडीशन को बोला जाता है गैस्ट्रोएंटराइटिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैथोफिजियोलॉजी है, आप समझ गए होंगे। नहीं समझते हो वापस बता देना, मैं समझा दूंगा। वैसे मैंने समझा दिया है पूरी प्रोसेस। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर एब्डोमिनल क्रैम्प। देखिए एब्डोमिनल क्रैम्प क्यों हो रहे हैं? जब इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ रहे हैं तो एब्डोमिनल क्रैम्प आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है नोजिया एंड वोमिटिंग। स्टोमक में इन्फेक्शन हो रखा है तो वोमिटिंग होगी, नोजिया भी होगा। नोजिया एंड वोमिटिंग डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली सभी में देखने को मिलेगा, एक दो डिजीज कंडीशन को छोड़ के। जो भी लार्ज इंटेस्टाइन या उनसे नीचे भी जो लोअर जीआईटी की डिजीज कंडीशन है उनमें नहीं देखने को मिलेगा, और बाकी जो भी अपर जीआईटी की जो भी डिजीज कंडीशन है उनमें नोजिया वोमिटिंग आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर मैंने बताया इन्फेक्शन हो रखा है, इन्फेक्शन में हमेशा टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ब्लड इन वोमिट एंड स्टूल। देखिए ब्लड इन वोमिट यानी हिमेटेमेसिस और ब्लड इन स्टूल मेलिना या हिमेटोचेजिया। देखिए यहाँ पर मेलिना होगा, हिमेटोचेजिया नहीं होगा। ब्लड इन स्टूल का मतलब ये नहीं है कि फ्रेश ब्लड है, यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो हमेशा ओल्ड ही जाएगा, ओकल्ट ही जाएगा, इसलिए यहाँ पर कंडीशन होगी मेलिना। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ हिमेटेमेसिस एंड मेलिना। तो आपको याद रखना है हिमेटेमेसिस ब्लड विथ वोमिटस एंड मेलिना मीन्स ऑकल्ट ब्लड विथ स्टूल। नेक्स्ट है डायरिया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़े हुए हैं। नेक्स्ट है वेट लॉस, प्रॉपर डाइजेशन एंड जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पा रहा है तो वेट लॉस ये भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। फर्स्ट है लेबोरेटरी टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट आपको करवाने हैं अगर गैस्ट्रोएंटराइटिस हो रखा है तो। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट आपको चेक करवानी है, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन में CBC ज़रूरी है। CBC से पता लगाया जाता है कौन सी न्यूट्रोफिल्स या कौन सी RBC WBC या फिर प्लेटलेट हीमोग्लोबिन किसकी कमी हुई है या कौन सी बढ़ी है, इसलिए CBC कंप्लीट ब्लड काउंट ज़रूरी है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। देखिए मैंने बताया वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इनका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट भी आपको टेस्ट करवाने हैं। नेक्स्ट है रीनल फंक्शन टेस्ट RFT। वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो रहा है, सोडियम का रिटेंशन ज़्यादा हो रहा है, अब आपको रीनल फंक्शन टेस्ट भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टूल सैंपल, ये मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में अच्छे से समझा दूंगा। स्टूल सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं, स्टूल से कैसे मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिए। जो अपर जीआईटी की जो भी डिजीज कंडीशन है उनको एंडोस्कोपी के द्वारा देखा जाता है या विजुअलाइज किया जाता है। मैनेजमेंट फर्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आपको यूज़ करनी है मैनेजमेंट के लिए। मेडिकल मैनेजमेंट में आपको एंटीबायोटिक यूज़ करनी है। मेनली जो मोस्ट कॉमन यूज ली जाती है वो होती है मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट है एंटी डायरियल, लोप्रामाइड, सभी ने सुना होगा। एंटी डायरियल आपको मेडिसिन देनी है क्योंकि डायरियल कंडीशन अराइज हो रखी है। नेक्स्ट है एंटीमेटिक, ओंडानसिट्रोन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग है जिसका मैंने आगे नोट बना के लिख दिया है, आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जो बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। नोट, ओंडानसिट्रोन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस इन आफ्टर सर्जरी एंड कीमोथेरेपी। याद रखना, बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो आपको ये याद रखना है। ओंडानसिट्रोन सर्जरी के बाद और कीमोथेरेपी के बाद जो वोमिटिंग हो रही है
उससे प्रिवेंट करने के लिए ओंडानसिट्रोन यूज़ ली जाती है। तो ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है? आफ्टर सर्जरी और केमोथेरेपी के बाद ओंडानसिट्रोन यूज़ में ली जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार कंपटीशन में पूछी जाती है, इसका विशेष तौर से ध्यान रखिए। और बाकी की तो आप एंटी डायरियल है वो आपको यूज़ करनी है, एंटीबायोटिक आपको यूज़ करनी है। ये कुछ मेडिकल मैनेजमेंट है जो आपको गैस्ट्रोएंटराइटिस के अंदर करना है। देखिए यहाँ पर इन्फेक्शन ही हो रखा है, जो इन्फ्लामेशन है वो कंडीशन ही अराइज हो रखी है। आप मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक कर सकते हो, इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट में ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। देखिए यहाँ पर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का नहीं हो रहा है, तो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का जो फ्लूइड बैलेंस है वो मेंटेन करने के लिए आपको ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी भी देनी है। एनर्जी फीडिंग, अगर पेशेंट खाना नहीं खा पा रहा है ओरली तो आपको एनर्जी फीडिंग करवानी है। आईवी थेरेपी, आरएल एंड एनएस ये भी आपको देते रहना है अगर गैस्ट्रोएंटराइटिस का पेशेंट है तो। डाइट आपको मेंटेन करनी है, पेशेंट को डाइट भी खिलाते रहना है, नहीं तो फिर एनर्जी वगैरह नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है रोटा वायरस वैक्सीन। देखिए बच्चों के अंदर जो मोस्ट कॉमन कोज होता है डायरिया का वो होता है रोटा वायरस। याद रखना, रोटा वायरस इज द मोस्ट कॉमन कोज इन इन्फेंटाइल या चाइल्ड डायरिया। तो आपको रोटा वायरस वैक्सीन भी लगानी है यदि किसी बच्चे के अंदर गैस्ट्रोएंटराइटिस देखने को मिलती है तो। आईवी थेरेपी आपको यूज़ करनी है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ओआरएस आपने सुना होगा, वो भी पिलाना है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए। एनर्जी फीडिंग, अगर पेशेंट नहीं ले रहा है भोजन तो यानी कि पेशेंट है वो फूड नहीं ले पा रहा है तो आपको एनर्जी फीडिंग करवानी है। डाइट का भी मेंटेनेंस रखना है जिससे पेशेंट का वेट लॉस नहीं हो। ये था मैनेजमेंट। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। जो 4-5 लाइन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। जो अपने पास इम्पोर्टेंट होता है वही मैं लेके आता हूँ, फालतू का नहीं लेके आता। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वही मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। आप वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखा करें, अच्छे से समझा करें, नहीं समझ में आए एक बार ज़रूर पूछ लिया करें। नेक्स्ट है इसके अंदर एडमिनिस्टर ओआरएस थेरेपी पढ़ लिया हमने मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है डोंट ईट और ड्रिंक रॉ फूड्स, यानी जो रॉ मीन्स होता है यहाँ पर कच्चा, यानी कि जो भी कच्चे पदार्थ है जो पीने योग्य है या फिर खाने योग्य है वो आपको नहीं खिलाने हैं। अगर कोई आपके पास में गैस्ट्रोएंटराइटिस का पेशेंट प्रेजेंट है तो उनको ना तो खिलाने हैं कच्चे पदार्थ ना पिलाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइड द स्मोकिंग एंड अल्कोहल एंड स्मोकिंग अवॉइड करवानी है। पेप्टिक अल्सर में भी बता दिया है, गैस्ट्राइटिस के अंदर भी बता दिया है। नेक्स्ट है मॉनिटर वाइटल साइन। देखिए वाइटल साइन आपको मॉनिटर करते रहना है क्योंकि इन्फेक्शन हो रखा है तो आपको मेनली ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर चेक करते रहना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड कंफर्ट पोजीशन, आपको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट है गिव प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन टू द पेशेंट, जो भी फिजिशियन ने मेडिसिन प्रेस्क्राइब की है वो आपको देनी है। ओके फ्रेंड्स, ये था आज का अपना एक टॉपिक गैस्ट्रोएंटराइटिस। बहुत ही छोटा टॉपिक था, अच्छा टॉपिक है। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि याद करना ही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पेप्टिक अल्सर से ही आई, गैस्ट्रोएंटराइटिस से भी पूछा जा सकता है। आपको मैं बता दूं गैस्ट्रोएंटराइटिस को स्टमक फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। गैस्ट्रोएंटराइटिस इज़ ऑल्सो नोन एज स्टमक फ्लू, याद रखना, दूसरे नाम से भी पूछा जा सकता है। यह था आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।